अब दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि अगर आपने इसका पार्ट 1 नहीं देखा है तो पहले आप इस सीरीज का पार्ट 1 देख लीजिए, अदरवाइज आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा। उस वीडियो का लिंक आपको ऊपर आई बटन और नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए अब बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। एपिसोड 4 की स्टार्टिंग में हम एस्ट्रेड को उसी लोकेशन पर देखते हैं जिसका जिक्र पैकेज में था। अब यहाँ पर उसे फॉलो करने वाला आदमी कोई और नहीं बल्कि फैल्के ही था। जी हाँ, यहाँ पर फैल्के पागल हो गया था, बट उसकी थोड़ी सी मेमोरी, थोड़ी सी इंटेलिजेंस आती जाती रहती थी। वो उसको एक सीक्रेट प्लेस में लेकर जाता है क्योंकि उसका ये कहना था कि इस कल्ट के मेंबर उनको देख लेंगे। वो ये कहता है कि ईडा ही ऑस्टारा थी। ये सब बुक के हिसाब से ही हो रहा है, याकब की बुक, और याकब को पनिश किया गया है। अमीलिया ने सब कुछ खो दिया और मेरी हालत ऐसी हो गई। ईडा को सैक्रिफाइस कर दिया गया। मुझे जो पता था मैंने बता दिया है, बाकी तुम्हें ड्राइवर बताएगा या फिर ईडा की मॉम यानी कि तुम्हारी मॉम तुमको सब कुछ बताएंगी क्योंकि उनको सब कुछ पता है। वो हमेशा ईडा को बाहर नहीं जाने देती थी। एस्ट्रेड को फैल्के की कोई भी बात समझ में नहीं आती। वो उसको सिर्फ पागल के तौर पर देख रही थी। वो ये भी बोलता है कि उसको उस टेप को रिवाइंड करके सुनना होगा और इन पीसीस को जोड़ना होगा। हमको एक और फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहां पर एक रिचुअल के चलते वो मास्क पहना हुआ आदमी ईडा के साथ सबके सामने ही इंटीमेट होता है। एक्चुअल में यही आदमी हेयर किंग था जिसे कल्ट के लोग गॉड के तौर पर वर्शिप कर रहे थे। हमको यहाँ पर ईडा की माँ भी दिखाई जाती है, विच वॉज वेरी शॉकिंग, मीनिंग कि वो भी इन सब में मिली हुई थी। हम यहाँ पर ये भी देख पाते हैं कि ईडा की आंखों में हेयर किंग की आकृति बनती है और वो दोनों ही काफी वाइल्डली इंटीमेट होते हैं। खैर, प्रेजेंट टाइम में एस्ट्रेड घर पर आकर फैल्के के द्वारा दिए गए कैसेट को सुनती है जिसमें एक आवाज थी कि एस्ट्रेड यू आर नेक्स्ट। अब यहाँ पर एस्ट्रेड को कुछ चीजें समझ में आने लगती हैं। याकब दिसंबर 22 को मरा था जो कि विंटर सॉल्स्टिस था। ये सब स्प्रिंग एक्विनॉक्स में आइलैंड पर गए थे जो कि मार्च 21 था। बच्चे गायब हुए थे जून 21 को जो कि समर सॉल्स्टिस था। और अगला जो डेट है वो है फॉल एक्विनॉक्स जो कि सितंबर 23 होता है और उस दिन एस्ट्रेड का बर्थडे भी था। उसको ये लगता है कि अब उसकी बारी है। वो इस सब से किसी ना किसी तरह से कनेक्टेड है। वो बहुत ही ज्यादा रोने लगती है। तभी वहां पर एस्ट्रेड के डैड डेनिस उसे आकर चुप करवाते हैं। अब हम एक फ्लैशबैक को देखते हैं जहां पर बच्ची एस्ट्रेड को एक चाइल्ड साइकियाट्रिक वार्ड में भर्ती किया गया था। उसे हमेशा ड्रीम्स हॉन्ट कर रहे थे जिससे परेशान होकर डेनिस ने ट्रीटमेंट के लिए उसे एडमिट करवा दिया था। प्रेजेंट में एस्ट्रेड ये सब छोड़कर वापस अपने एक्स हस्बैंड के पास जा रही थी। तभी उसे मैटियास का फोन आता है जहां पर वो उसे याकब के एक लेटर के बारे में बताता है। मैटियास से याकब मिलता था लेकिन 1999 वाले केस को लेकर वो डर गया था जिसके चलते उसने एस्ट्रेड को सच्चाई नहीं बताई। अब लेटर में याकब की बुक का एक पन्ना था जिसमें लिखा था ऑस्टारा ब्लड में फ्लो करती है जैसे कि नदी के अंदर पानी। मैटियास को याकब का एड्रेस पता था बट उसने फिर भी एस्ट्रेड को वो एड्रेस नहीं दिया था। मैटियास याकब को इस कंट्रोवर्सी से बचाना चाह रहा था जिसके लिए वो एस्ट्रेड से सॉरी कहता है। अब एस्ट्रेड का एक्स हस्बैंड अपनी बेटी के साथ में उसका वेट कर रहा था बट एस्ट्रेड रोमानिया चली जाती है जहां पर याकब ने सुसाइड किया था। फैल्के अपने पागलपन में अपनी लाइफ का मकसद पूरा होने की खुशी में ट्रेन के सामने आकर सुसाइड कर लेता है और उसके सुसाइड के साथ में ही हॉस्पिटल ड्राइवर टोबिन उठ जाता है और वो अब पूरी तरह से नॉर्मल हो गया था। एंड एपिसोड 4 यहीं पर समाप्त हो जाता है। एपिसोड 5 की शुरुआत में डेनिस ऑस्टारा से जुड़े हुए एक फोक टेल को अपनी बेटी एस्ट्रेड को सुनाता है। ऑस्टारा गॉडेस ऑफ स्प्रिंग को एक बर्ड हमेशा पसंद थी। वो हमेशा उसके साथ रहती थी। एक दिन फॉरेस्ट में घूमते टाइम उस बर्ड को खरगोशों का एक झुंड दिखा। उस झुंड में से एक खरगोश सबसे बड़ा था। वो उस बर्ड के लिए पूरी रात नाचता रहा और अगले दिन जब ऑस्टारा जाने लगी तब बर्ड उसके साथ नहीं गई। इससे ऑस्टारा दुखी हुई और घर चली गई। अगले साल जब वो फिर से वापस आई तब उस बर्ड के प्लेस पर कई सारे एग्स थे जिससे एक नन्हा खरगोश बाहर निकला और ऑस्टारा उसको देखकर खुश हो गई। तब से ये लेजेंड बन गया है कि ईस्टर एग्स को ईस्टर बनीज लेकर आते हैं। बच्ची एस्ट्रेड अब मेंटल इंस्टीट्यूट में थी और वो कन्विंस हो चुकी थी कि वो ठीक है। उसे ये लगता है कि ईडा ड्रीम्स में है और वो उसे बाहर निकाल सकती है। वो डॉक्टर द्वारा दी गई मेडिसिन को लेने का नाटक करके फेंक रही थी। यहाँ पर वो दूसरे बच्चे को भी दवाई ना लेने के लिए एनकरेज करती है। एक दिन उसके बगल के रूम का बच्चा साइकोटिक एपिसोड के चलते रूम में हल्ला मचाता है। वॉल्स पर लिखता है कि आई एम नॉट सिक। ये सब देखकर एस्ट्रेड डेनिस से ये कहती है कि मुझे लगा वो ठीक है, आप लोग मुझसे झूठ बोल रहे हैं।
डेनिस ये कहता है कि मेंटल सिकनेस में ऐसा लगना कॉमन है। वो उसे स्ट्रिक्टली अपनी मेडिसिन लेने के लिए कहता है और उस दिन के बाद से ही एस्ट्रिड अपनी मेडिसिन टाइम से लेने लगती है, जिससे उसके साइकोटिक एपिसोड्स खत्म हो जाते हैं, यानी कि ये जो ड्रीम्स हैं। अब प्रेजेंट में जैसा कि मैंने आपको बताया, एस्ट्रिड रोमानिया चली जाती है, जहां पर अमीलिया सम काइंड ऑफ स्पिरिचुअल कैंप चला रही थी। वो एस्ट्रिड को पहचान जाती है और उसे पूरा किस्सा बताती है और वो यहाँ पर खुद को सिबिल कहती है। 1999 के बाद उसने अमीलिया की पर्सनैलिटी को खो दिया था और यहाँ पर आकर एक कैंप चला रही थी। यहाँ पर पर्सनली मुझे ऐसा लगता है कि ये उसी कल्ट का कैंप है जो कि अब मॉडर्न हो गया था। एस्ट्रिड को यहाँ पर एक मिरर में शैडो दिखती है, जिसको वो अपने सर से मारकर तोड़ देती है। उसको यहाँ पर उसी के पीछे याकब की किताब मिलती है, जिसके एक पेज को ही उसने एस्ट्रिड को पोस्ट किया था। सिबिल ये कहती है कि याकब बहुत ही ज्यादा कन्विंस हो गया था कि वो एग्जैक्ट डेट पर ही मरेगा, इसलिए उसने ये डेट और इस प्लेस को चुना जहाँ पर सेटल होने की इच्छा ईडा की थी, यानी कि मार्केश। बट वो बताती है कि मार्केश असल में वैसी जगह नहीं थी जैसा उसने सोचा था, तो उसने शहर से दूर यहाँ पर मार्केश को बनाया। एस्ट्रिड सिबिल को ये किताब दिखाती है। अब यहाँ पर सिबिल ये बताती है कि एक्विनॉक्स 21 साल के साइकिल में आता है। हर बार ऑस्टारा की बलि देनी पड़ती है। याकब को ये लगा कि अगली ऑस्टारा तुम हो। तुम ईडा की सिस्टर तो हो, बट रियलिटी में तुम ईडा की सगी बहन नहीं हो। ये सुनकर एस्ट्रिड को बहुत शौक लगता है और वो ये कहती है कि मैं ही ईडा की सिस्टर हूँ, जिस पर सिबिल उसे उसकी मॉम से पूछने के लिए बोलती है। अब यहाँ पर कई सारे फ्लैशबैक्स में हमको ये दिखाया जाता है कि ईडा प्रेग्नेंट है, उसके फ्रेंड्स ने उसका साथ छोड़ दिया है, याकब ने अमीलिया के साथ ही इंटीमेट होना शुरू कर दिया है और बस यहीं पर एपिसोड 5 का अंत हो जाता है। अब दोस्तों हम आ जाते हैं अपने फाइनल एपिसोड यानी कि एपिसोड 6 पर, जहां पर आपको ढेर सारी थ्योरीज देखने को मिलने वाली हैं। तो एपिसोड 6 की स्टार्टिंग में हम एस्ट्रिड को एयरपोर्ट पर देखते हैं, जहां पर उसका एक्स हस्बैंड उसे लेने आया है। वो उसे घर ले जाने के बजाय मेंटल इंस्टीट्यूट में भर्ती करवाता है, बट लेटर ऑन एस्ट्रिड वहां से समहाउ भाग जाती है। एंड हम ये भी देख पाते हैं कि वहां पर वो अपने बचपन को देखती है। खैर वहां से भागने के बाद में वो अपने घर जाकर अपनी मॉम को कन्फ्रंट करती है। वो ये पूछती है कि क्या वो उसकी बेटी है या फिर नहीं। उसकी मॉम उसे फिर से झूठ बोलकर ट्रिक करती है, बट तभी उसको एक एल्बम से पुरानी फोटो मिलती है, जिसमें टाइम स्टैम्प होता है 22 अगस्त 1989, जहां पर फोटो के अंदर लीन प्रेग्नेंट नहीं थी। वो एस्ट्रिड के बर्थडे से बस 1 महीने पहले की ही फोटो है। और दोस्तों अब यहाँ पर खुलते हैं असली पत्ते। लीन अब यहाँ पर सच्चाई बताती है। वो ये कहती है कि तुम और ईडा एक्विनॉक्स पर पैदा हुई थी। तुम दोनों ही चिल्ड्रन ऑफ एक्विनॉक्स हो। जब तुम 2 हफ्ते की थी तब हमको मिली थी। इसे सुनकर एस्ट्रिड को बहुत शौक लगता है। वो गुस्से में वहां से चली जाती है और उसका विश्वास हर किसी के ऊपर से उठ जाता है। अब अचानक से ही उसको टोबिन ब्रिंग की वाइफ का फोन आता है। एस्ट्रिड टोबिन से हॉस्पिटल में मिलने जाती है, जहां पर टोबिन ये कहता है कि मेरी कॉन्शियसनेस 2 रियलिटी में बटी हुई थी। मुझे उस रियलिटी का सब कुछ याद है और मैंने तुम्हें वहां पर बच्ची के रूप में कई बार देखा है। वो आदमी हेनरिक वो इंसान नहीं है, वो एक एंटिटी है या फिर हेयर गॉड है। वो ये बताता है कि वो गुस्से में है। उसे लास्ट टाइम वो नहीं मिला जो उसे प्रॉमिस किया गया था। उस दिन हम सब ट्रक में जा रहे थे। वो अचानक ट्रक के सामने आया और सभी बच्चों को अपनी रियलिटी में लेकर चला गया और उसने सभी को पेड़ में कन्वर्ट कर दिया। वो तब तक नहीं रुकेगा जब तक उसे वो ना मिल जाए जो वो चाहता है। अब हमको थोड़ी सी डिटेल्स और दी जाती हैं और फ्लैशबैक में ये दिखाया जाता है कि डेट है जून 21। ईडा यहाँ पर 3 मंथ्स प्रेग्नेंट थी और वो घर छोड़कर जा रही थी, पर उसको हेनरिक रास्ते में मिलता है और वो उसको अपने घर पर ले जाता है, जहाँ पर उसको हेनरिक की सच्चाई पता चल जाती है। एज उसके घर में वही हेयर वाला मास्क था। वो समझ जाती है कि वही हेयर किंग है। अब ईडा को बच्चा नहीं चाहिए था, इसलिए उसने अबॉर्शन करवा दिया। ये देखकर उसकी मॉम उस पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा करती है और वो सब कुछ एक्सप्लेन करती है। वो ये कहती है कि डेनिस तुम्हारे रियल डैड नहीं है। मैं प्रेग्नेंट नहीं हो रही थी, इसलिए मैंने हेयर किंग से एक डील की थी। यदि वो मुझे बच्चे देगा तो मैं तुम्हें 18 साल का होने पर उसे सेक्रीफाइस कर दूंगी। मुझको ये लगा कि वो तुम्हें कभी भी लेने नहीं आएगा और ये सब पुरानी बात है, बट वो आ गया, इसलिए मैंने डील चेंज कर दी। तुम्हारे बदले तुम्हारे बेबी का सेक्रीफाइस। और आज तुमने एबॉर्शन करके सब कुछ बिगाड़ दिया है। वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में है और आज समर सॉल्स्टिस है और अगर तुम आज के दिन बाहर निकली तो वो तुम्हें और सबको पनिश करेगा। एक टीनेजर्स के लिए ये सब हैंडल करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल था। ईडा किसी की भी बात नहीं सुनती और वो सैड होकर अपने क्लासमेट्स के साथ में ट्रक में चढ़ जाती है और ये वही एग्जैक्ट सीन है जो कि हमको सीरीज के शुरुआत में दिखाया गया था। एंड अब हम समझ गए हैं कि हेनरी की हेयर किंग है और वही इन सब बच्चों को अपने वर्ल्ड में ले गया था, यानी कि अपनी रियलिटी में, क्योंकि उसको जो प्रॉमिस किया गया था वो उसको नहीं मिला। बट वेट, अभी यहाँ पर एक और ट्विस्ट आने वाला है।
प्रेजेंट में एस्ट्रिड सच्चाई को जानकर हेनरिक को ढूंढते हुए उसके घर जाती है, बट टू हर शॉक उसका घर एकदम वीरान और बंजर पड़ा हुआ था, जो कि 2 दिन पहले ही नॉर्मल था। वहां पर कोई भी नहीं था। एस्ट्रिड अब उस आइलैंड की तरफ जाती है जहां पर उसे हेनरिक मिलता है। वो उसे बुक देकर अपना फेट एक्सेप्ट कर लेती है। वो अब ऑस्टारा बनती है और अचानक से ही हेवन और अर्थ एक हो जाते हैं और लेक में उसकी सिस्टर ईडा दिखती है, जो कि उसे हेयर किंग की रियलिटी में वेलकम करती है। एस्ट्रिड एंड ईडा खुशी खुशी अपने फेट को एक्सेप्ट करते हैं। अब अगले सीन में हम ये देखते हैं कि हेयर किंग ने सभी बच्चों को आजाद कर दिया है जो कि इतने साल पहले गायब हुए थे। वो सभी बच्चे एक फील्ड में ज़ॉम्बी की तरह चल रहे थे और एक फार्मर ये सब देखता है और बूम, ये सीरीज यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी नेटफ्लिक्स की सीरीज एक्विनॉक्स की एक्सप्लेनेशन, जो कि एक डैनिश सीरीज है। यहाँ पर सीरीज सस्पेंस और मिस्ट्री से भरी हुई है, पर एंडिंग मुझे उतनी खास नहीं लगी। यहाँ पर नेदरलैंड्स के लोकल लेजेंड ऑस्टारा को बेस बनाकर कहानी लिखी गई है, जिसमें मुझे ये लगता है कि काफी सारी कमियां हैं। लेकिन मैं आपको इस फिल्म से रिलेटेड कुछ थ्योरीज बताऊंगा और एक बेस कहानी भी, ताकि आपको चीजें अच्छे से समझ आ जाएं। तो ये सब एक ओल्ड फोक टेल की कहानी पर जाता है, जहाँ पर एक्विनॉक्स के समय ऑस्टारा और हेयर किंग के बीच अफेयर रहा, लेकिन उनके डिफरेंट नेचर के कारण नेक्स्ट डे उनको अलग होना पड़ा, जिसके चलते हर 21 साल में स्प्रिंग एक्विनॉक्स के समय ऑस्टारा को अपना बलिदान न्यू बॉर्न्स के लिए देना पड़ता है। बट इस बात को इस सीरीज ने खुद ही कॉन्ट्राडिक्ट कर दिया है, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। अब एक कपल लीन एंड डेनिस मस्त जिंदगी जी रहे थे अंटिल लीन गॉट टू नो कि वो प्रेग्नेंट नहीं हो सकती। तो उसने जुटा की मदद ली, जो कि इस कल्ट की मेंबर थी। उसने इस कल्ट की मदद से हेयर किंग के सामने एक रिक्वेस्ट रखी कि उसको बच्चा चाहिए एंड ही ग्रांटेड दैट किड, जो कि है ईडा। अब हेयर किंग ने शर्त रखी कि लीन को बच्चा मिल जाएगा, लेकिन 18 साल का होते ही उसको उस बच्चे का सैक्रिफाइस देना होगा। इस पैक्ट की वजह से लीन ईडा को घर से बाहर नहीं जाने देती थी। लीन थॉट कि हेयर किंग वापस नहीं आएगा, बट वो आ गया हेनरिक के रूप में। अब लीन ईडा को देना नहीं चाहती थी, तो उसने इस पैक्ट को चेंज कर दिया कि ईडा का पहला बच्चा वो उसको सैक्रिफाइस के रूप में दे देगी, जिसके चलते वो इन स्टूडेंट्स का म्यूजिक टीचर बन गया ताकि वो ईडा पर नजर रख सके। इस पैक्ट में उसने याकब को चुना और उसी ने उसको वो किताब दी जिससे ये रिचुअल होगा। याकब को हेनरिक ने इन्फ्लुएंस किया और ईडा को आइलैंड पर ले आया। मेरा मानना है कि ये किताब एक तरह की है जिससे वो इस आइलैंड पर आ सकें, बिकॉज जब पुलिस ने सर्च किया था तो उस आइलैंड पर उनको कुछ भी नहीं मिला था। या तो आपको इस कल्ट का मेंबर बनना होगा या फिर इस किताब को आपको अपने पास रखना होगा ताकि आप हेयर किंग की रियलिटी में पार्ट ले सको। बट यहाँ पर गड़बड़ तब हुई जब ईडा ने अपना बच्चा गिरा दिया। हेयर किंग इससे नाराज हो गया और ईडा समेत 20 बच्चों को अपनी दुनिया में ले गया। वो सभी बच्चे वहां पर जाकर ट्रीज में तब्दील हो गए थे। ईडा यहाँ पर खुद जानती थी कि उसके साथ में कुछ न कुछ गलत होगा, बट वो फिर भी ट्रक के अंदर चली गई, एज उसको कोई भी नहीं समझता था। शी वॉज ऑल अलोन। एंड आपको याद होगा कि हेयर किंग के सामने खुद को विलिंगली सैक्रिफाइस करना पड़ता है, अदरवाइज आपको कॉन्सिक्वेंसेस झेलने पड़ते हैं। सीरीज के अंदर एक लाइन आती है कि ऑस्टारा फ्लोज इन द ब्लड। तो बेशक यहाँ पर एस्ट्रिड लीन की सगी बेटी नहीं थी, बट वो भी एक्विनॉक्स चाइल्ड थी। वो ऑस्टारा थी, जिसके चलते उसने खुद का सैक्रिफाइस विलिंगली हेयर किंग को दे दिया। हेयर किंग इस चीज से खुश हो गया और उसने 20 बच्चों को अपनी रियल दुनिया में वापस भेज दिया, एज वी सॉ इन द एंड। अब कहानी यहाँ से पलटती है जब एस्ट्रिड को बुरे सपने आने लगते हैं, जो कि हमेशा हेयर किंग की केव में खुद को पाती थी। उसको ये भी पता चल जाता है कि वो लीन की रियल डॉटर नहीं है, वो किसी और की बेटी है। वो उनको तब मिली जब वो 2 वीक्स ओल्ड थी। और यहाँ पर कोई भी रैंडम लड़की ऑस्टारा नहीं बन सकती। एक्विनॉक्स में पैदा हुई बच्ची ही ऑस्टारा होती है। बट कहानी में एक और ट्विस्ट आता है जब बच्ची एस्ट्रिड को मेंटल केयर में एक कहानी सुनाई जाती है। वहां पर यह बताया जाता है कि ऑस्टारा के साथ एक कंपेनियन बर्ड रहती थी जिसको भी हेयर किंग से प्यार हो गया था और वो नेक्स्ट डे ऑस्टारा के साथ जाना नहीं चाहती थी और इसलिए ही ऑस्टारा दुखी होकर अकेले अपने रेल में चली गई। तो सेकंड थियरी यही कहती है कि ईडा वही कंपेनियन बर्ड थी, क्योंकि रिचुअल के टाइम ईडा को हेयर किंग से वही प्यार हुआ जो उस बर्ड को हुआ था और एंड में रियल ऑस्टारा एस्ट्रिड थी। एज हेयर किंग की आंखों में उसकी आकृति बनी थी और एंड वाले सीन में उसने एस्ट्रिड को ऑस्टारा भी कहा था, जबकि उसने ऐसा ईडा के लिए नहीं बोला। अब इस चीज का एक और प्रूफ है, जब ईडा हेयर किंग के साथ में इंटीमेट होती है तो उससे पहले उसको एक बर्ड टाइप अटायर पहनाई गई थी। एग्स के साथ में उसको एक बर्ड स्केलेटन भी पहनाया गया था, लेकिन एस्ट्रिड के साथ में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। ना ही उसको कोई बर्ड अटायर पहनाया गया और ना ही उसको कोई बर्ड स्केलेटन दिया गया। उसकी ड्रेस एंड में बिल्कुल ही अलग थी। सो मेरे हिसाब से ईडा वॉज द कंपेनियन बर्ड एंड ऑस्टारा एस्ट्रिड थी। एंड में वो दोनों ही हेयर किंग के रेल में खुशी खुशी रहने चली गई, क्योंकि उन दोनों को ही रियल वर्ल्ड में कोई भी नहीं समझता था।
बट ये सब चीजें एक दूसरे को ही कॉन्ट्राडिक्ट करती हैं। आई फील कि एंड में राइटर्स ने जल्दी जल्दी लिख दिया बस। एक या फिर 2 एपिसोड्स और भी होते तो सीरीज और निखर कर आती। एटलीस्ट जो फोकलोर है उसको ठीक से समझाना चाहिए था। बट आई स्टिल फील कि यहाँ पर कंपेनियन बर्ड और ऑस्टारा वाला ही केस है एंड आई स्ट्रांगली बिलीव इन दिस थियोरी। अब मेरी थर्ड थ्योरी आती है जो कि ये कहती है कि एडल्ट एस्ट्रेड को हॉस्पिटल में ले जाया गया था, यानी कि लास्ट एपिसोड में, जहां से वो भाग गई थी, बट इन रियलिटी वो वहां से कभी भागी ही नहीं। ये सब कुछ जो चल रहा था वो बस उसके दिमाग की एक उपज थी। बचपन से ही वो हेयर किंग की कहानियां सुनते सुनते बड़ी हुई, तो ये सब उसके खुद के दिमाग में ही चल रहा था एंड इनमें से कुछ भी रियल नहीं था। बट देन ये भी है कि एस्ट्रेड के मॉम डैड को सब कुछ याद था। इनफैक्ट पुलिस ऑफिसर को भी इस केस के बारे में पता था। हो सकता है कि ये जो लास्ट वाला पार्ट है, यानी कि जो एपिसोड 6 की एंडिंग है, वो उसके दिमाग में ही चल रही हो। अब दोस्तों देखो, इस सीरीज के अंदर ढेर सारे प्लॉट होल्स हैं अकॉर्डिंग टू मी। काफी सारी चीजें अनएक्सप्लेन्ड हैं। लाइक एस्ट्रेड की असली माँ कौन थी, कभी भी बताया नहीं गया। हेयर किंग के साथ में लीसा नाम की एक औरत भी थी, तो वो कौन थी? और कैसे डेनिस को हेनरिक स्कूल टीचर के बारे में याद नहीं था, जबकि वो तो उससे स्कूल में मिला भी था। स्कूल के अंदर से हेनरिक के सारे रिकॉर्ड्स मिसिंग थे, बट किसी ने भी ध्यान नहीं दिया। एंड में वो बच्चे जो आजाद हो गए थे, उनकी उम्र बिल्कुल भी नहीं बढ़ी। वो जैसे गायब हुए थे वैसे ही आ गए। आई बिलीव कि हेयर किंग की दुनिया में टाइम अर्थ से अलग चलता है। मे बी उसके लिए 21 साल बस कुछ दिन के ही बराबर हों। एंड यहाँ पर एक और बात है कि हेनरिक जैसा आज से 21 साल पहले दिखता था, वो अभी भी वैसा ही सेम है। अब एक तरफ तो बस ऑस्टारा और हेयर किंग की बात कही गई थी, देन कहानी में अचानक से ही कंपेनियन बर्ड आ गई। एंड यहाँ पर एस्ट्रेड ने खुद को शायद से इसलिए भी सैक्रिफाइस कर दिया क्योंकि उसकी खुद की बेटी वेरा थी, जो कि ऑस्टारा होगी, एज इट फ्लोज इनटू द ब्लड। सो अपनी बेटी को भी बचाने के लिए उसने खुद का सैक्रिफाइस कर दिया। आई बिलीव ऑस्टारा को हेयर किंग से अट्रैक्शन रहती है, तभी तो एस्ट्रेड ने खुद को हेयर किंग के साथ में इंटीमेट होते हुए देखा था। एंड एक और चीज, थ्रू आउट द सीरीज हमको हेयर, बनीज एंड बर्ड्स कहीं ना कहीं पर देखने को मिली हैं, जो कि इस स्टोरी को इंडिकेट करता है। कई लोगों का ये सवाल होगा कि हेनरिक ने अमीलिया, याकब और फैल्के का ही इस्तेमाल क्यों किया ईडा को आइलैंड पर लाने के लिए। असल में यहाँ पर मेन याकब ही था। ये सब दोस्त थे, इसलिए वो जानता था कि ईडा उनकी बात सुनेगी। एंड हाँ, यहाँ पर ये जो साइकिल है वो हर 21 साल में रिपीट होती है। लाइक कोई ना कोई हेयर किंग से मदद मांगता ही होगा एंड बदले में उसको ऑस्टारा का सैक्रिफाइस चाहिए बस। हमने कई सारी कब्र देखी थी राइट, जिसमें अल्टीमेटली याकब को भी जाना पड़ा, तो वो बाकी लोग भी याकब की तरह ही पनिश किए गए होंगे। एंड उस कब्र के अंदर एक हेयर की डेड बॉडी थी, जो कि रिप्रेजेंट करती है इस कल्ट को और हेयर किंग को। देखा जाए तो ईडा और एस्ट्रेड के साथ जो कुछ भी हुआ वो सब लीन ने शुरू किया था। वो सब कुछ जानती थी लेकिन स्टिल चुप रही। मुझे तो यहाँ पर यह भी लगता है कि डेनिस को भी काफी कुछ पता होगा, बट वो कुछ भी नहीं बोला। मे बी ही न्यू द पावर ऑफ हेयर किंग। एक फोकलोर को लेकर इन्होंने इस सीरीज को बनाया है। मुझे एपिसोड 3 और 4 तक की सीरीज अच्छी लगी, लेकिन एंडिंग मुझे थोड़ी सी वियर्ड लगी। तो यहाँ पर मैंने काफी कुछ आपको समझाने की कोशिश करी है। तो अगर आपके अभी भी कुछ सवाल हैं तो आप पूछ लीजिए, मैं एक छोटी सी डिफरेंट वीडियो कवर कर दूंगा इफ यू वांट। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, 5 लाख बस होने ही वाले हैं। और कमेंट करना कि आपको ये सीरीज कैसी लगी। तो मैं आप सबको मिलता हूं अगली वीडियो के साथ में, तब तक के लिए स्टे